एंटरप्रेन्योरशिप पाते हैं हम लोग। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसको पहले भी आपको हम बता चुके हैं। टॉपिक्स टू बी कंसीडर्ड वाइल फॉर्मुलेटिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, परियोजना प्रतिवेदन में कौन कौन सी बातें होती हैं या उसको बनाते समय किन किन बातों को हम लोग ध्यान देते हैं। और प्रोजेक्ट अप्रेजल, स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, यही 3-4 क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग देखते हैं पहले क्या है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी भी नए उपक्रम को, न्यू इंडस्ट्री को, नए कंपनी फैक्ट्री को स्थापित करने का जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसी का मैप है ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसी का मानचित्र है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। किसी भी नए अंडरटेकिंग को इस्टेब्लिश करने के लिए जो हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, उसके विभिन्न पहलुओं को गहन छानबीन करके जो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं उसी का मैप है, मानचित्र है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें जो हम निवेश करने, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या जिस इंटरप्राइज की स्थापना करने जा रहे हैं, जो जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया, उसके विभिन्न पहलुओं की विस्तृत चर्चा होती है, विस्तार से चर्चा होती है, उसके सारे पहलुओं के विस्तार से चर्चा होती है। यह एक उद्यमी को, एंटरप्रेन्योर को उपक्रम से संबंधित या जो काम वो करने जा रहा है उससे संबंधित ढेर सारी जानकारियां उपलब्ध कराता है, उसे इस लायक बनाता है कि वो उसके संबंध में सभी बातें समझ ले, जान ले और उस इंटरप्राइज में इन्वेस्ट करने का निर्णय ले सके। यानी उसे सक्षम बनाता है, कैपेबल बनाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक उद्यमी को, किसी भी उद्यम के बारे में, किसी भी नए इंटरप्राइज के बारे में पूरी जानकारी देता है। अब आते हैं, ये तो समझ लिया आप कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक मैप है, मानचित्र है। किसी भी प्रोजेक्ट में क्या होता है, उद्यमी के दिमाग, मन, मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वो अपने कल्पना शक्ति से, अपने सृजनात्मक शक्ति से, अपने अनुभव से, अपने तकनीकी ज्ञान से उनके विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श करता है और गहन विचार विमर्श करने के बाद तब यह देखता है, तब यह निर्णय लेता है कि उसे इम्प्लीमेंट किया जाए या नहीं किया जाए, यानी उसका पूरा विस्तृत ब्यौरा तैयार करता है, जिसे हम प्रोजेक्ट कहते हैं। इसी प्रोजेक्ट का मैप है, मानचित्र है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यह एक उद्यमी को उस उद्यम के बारे में, कारोबार के बारे में पूरी जानकारी देने में सक्षम बनाता है। हम देखते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन कौन सी बातों का डिस्क्रिप्शन होता है, उल्लेख होता है। तो 6-7 बातें हैं जिनका उल्लेख होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। सबसे पहला है जनरल डिस्क्रिप्शन, सामान्य विवरण। इसमें ये उद्यमी का रिज्यूम होता है, उद्यमी का बायोडाटा होता है, यानी इसमें उद्यमी के बारे में ही सारा ब्यौरा होता है। जैसे एक उद्यमी का नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसका उम्र क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसको जो काम करने जा रहा है उसमें कितने समय का अनुभव है, प्लस जो काम करने जा रहा है उसकी भूतकाल में क्या परफॉर्मेंस रहा है, भूतकालीन और वर्तमान, भूतकाल में कौन सी समस्याएं उसमें, वर्तमान उसका ब्रीफ हिस्ट्री दिया जाता है उस कारोबार का। अगर प्रोप्राइटरशिप कारोबार है तो केवल एक व्यक्ति का डिटेल रहता है, पार्टनरशिप कारोबार है तो सभी साझेदारों का डिटेल इसमें दिया जाता है।
अगर कंपनी कारोबार है तो जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं उनका विस्तृत ब्यौरा इसमें दिया जाता है। अब प्लस इंटरप्राइज का भी ब्यौरा वर्तमान एवं भूतकाल की समस्याएं और उसका ब्रीफ हिस्ट्री इसमें दिया जाता है। दूसरा आते हैं परियोजना का विवरण, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। अब इसमें जो यूनिट हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जिस इंटरप्राइज को स्थापना करने जा रहे हैं, उसके बारे में विस्तृत ब्यौरा इसमें रहता है कि उसमें कितने खर्च लगेंगे, कहाँ अवस्थित होगा हमारा प्रोजेक्ट, हमारा इंटरप्राइज, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का साधन क्या होगा, कम्युनिकेशन का साधन क्या होगा, बैंकिंग का साधन क्या होगा, हम जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होगा, इन सारी बातों का मार्केटिंग कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों का प्रोजेक्ट के बारे में, परियोजना के बारे में पूरा डिटेल रहता है इसमें। तीसरा पॉइंट है मार्केट पोटेंशियल, बाजार की शक्ति। ये विपणन संबंधी समस्याओं का उल्लेख इसमें रहता है कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसका बाजार में क्या डिमांड है, वर्तमान में क्या डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है मार्केट में, या सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है वर्तमान में, भविष्य में उसका कितना डिमांड हो सकता है, यानी ग्राहकों की संख्या, पोटेंशियल कस्टमर कितने हो सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है या नहीं, प्लस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वस्तु का डिमांड है क्या, यानी क्या हम इसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का मार्केट प्रोस्पेक्ट्स को हम देखते हैं बाजार की शक्ति में, इसका भी डिटेल आता है आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। क्योंकि किसी भी वस्तु का उत्पादन करते समय या किसी भी इंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करते समय उसका डिमांड, मार्केट डिमांड देखना, मार्केट पोटेंशियल देखना, समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर अगर आप कोई इंटरप्राइज इस्टेब्लिश करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। बाज़ार में कहाँ तक हम अपने सेल को बढ़ा सकते हैं, सेल प्राइस कितने रख सकते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ सकें, इन सब चीज़ों का उल्लेख रहता है मार्केट पोटेंशियल में। सोर्स ऑफ फाइनेंस चौथा टॉपिक है। मतलब हमें प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने में, इंटरप्राइज को स्थापित करने में, उद्योग को स्थापित करने में कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, प्लस उसमें कितना मेरा कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल होगा, कितना फिक्स्ड कैपिटल होगा, प्लस ये जो वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल होंगे यानी कुल पूंजी जो हमारा होगा, उसमें से प्रोप्राइटर ऑनर कितना व्यवस्था कर सकेगा, वित्त के दूसरे स्रोत कहाँ कहाँ से होंगे, यानी कोई भी बड़ी संस्था सिर्फ ऑनर के पैसे से उसे इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है, उसके लिए फाइनेंस के दूसरे सोर्स चाहिए ही चाहिए, कर्ज लेने ही पड़ेंगे कहीं से। तो हमें अपने इंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने के लिए कर्जे कहाँ से मिलेंगे, कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं और कितनी मात्रा में मिल सकते हैं, हमारे पास कितना पैसा या अपना साधन हमें कम से कम कितना लगाना होगा, इन सब चीज़ों का डिटेल आता है सोर्स ऑफ फाइनेंस, वित्त के स्रोत में। अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट, अन्य वित्तीय पहलू, इसमें क्या रहता है, इसमें हम जो इंटरप्राइज इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जो उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख रहता है। प्रोजेक्टेड मतलब अनुमानित, भविष्य में हम कितना लाभ हानि कमा सकते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह होगा, कितने लाभ की संभावना है, भविष्य में हमारा बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट कैसे होगा, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे होगा,
यानी भविष्य में हमारी वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, भविष्य में कितना लाभ कमा सकते हैं, प्लस हमें कम से कम कितनी वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए या कम से कम कितना विक्रय करना चाहिए कि अगर फ़ायदा ना हो तो नुकसान भी नहीं उठाना पड़े, जिसे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं या ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का ब्यौरा इसमें रहता है। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कितने लाभ की पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में, प्लस हमारा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रह सकता है, क्या हम ब्रेक इवन से ऊपर जा सकेंगे, यानी हम ना लाभ हो ना हानि, इस बिंदु से ज़्यादा का विक्रय उत्पादन कर सकेंगे। इन सब सारे पहलुओं की चर्चा होती है इसमें। अब आते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इफ़ेक्ट्स, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। हम जिस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जिस उद्योग को स्थापित करने जा रहे हैं, उसका हमारे समाज पर, अगल बगल के वातावरण पर, समाज पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेगेटिव इफेक्ट का मतलब यह है कि लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला असर, हमारा जो उपक्रम है, इंटरप्राइज है, उद्योग है, वो अगर आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर क्या बुरा असर डालेगा, उससे कैसे बचा जाएगा। और पॉजिटिव इफ़ेक्ट का मतलब ये हुआ कि हमारे कारोबार की स्थापना से समाज में रहने वाले लोगों को कितना रोज़गार मिलेगा, उन्हें क्या फ़ायदा होगा, अगल बगल के समाज को, अगल बगल के गांव को, एरिया को क्या फ़ायदा होगा, अगल बगल के क्षेत्र का विकास कितना होगा। इन सब चीज़ों की चर्चा इसमें होती है। 7वां पॉइंट है टाइम बाउंडनेस, समयबद्धता। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूरा डिटेल उसका टाइम बाउंडनेस होता है किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि हमारा प्रोजेक्ट कितने फेज में कंप्लीट होगा, कितने स्टेज में पूरा होगा, हर स्टेज में कितना टाइम लगेगा, उसका टाइम टेबल का डिटेल रहता है इसमें, कि प्रोजेक्ट पूरा करने के हर स्टेज में, हर स्तर पर क्या कितना समय लगेगा, उसका टाइम टेबल, पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, उसका टाइम टेबल, सब चीज़ इसमें रहता है। और इसमें जो प्रोमोटर्स होते हैं, कंपनी के संस्थापक होते हैं, इंटरप्राइज के संस्थापक होते हैं, वे एक तरह से ये अपनी बाध्यता दिखाते हैं कि हम समय पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अगर आप समय पर प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें खड़ी होती हैं। प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़, सबसे पहला मुश्किल तो होता है कि लागत बढ़ जाता है और प्रोजेक्ट पूरा होने की पूरी संभावना नहीं रहती, प्रोजेक्ट को बीच में लटक जाने की संभावना होती है और भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मुलेट करते समय इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, या किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये इन सारी बातों का उल्लेख रहता है। अब आते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल, परियोजना मूल्यांकन क्या है। आपको पिछले क्लास में हमने बताया था स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो बनता है वो कितने चरणों में बनता है, उसके कितने चरण स्टेज होते हैं। तो उसके 6 स्टेज थे, 6 स्टेज होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट, अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसमें फॉर्मुलेशन तो आपने पढ़ लिया, पहले भी आप पढ़े थे। अब यहाँ थोड़ा सा फॉर्मुलेशन के बारे में हम बता दें। फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है। हम जिन ठोस और अमूर्त विचारों को, यानी हमारे जो आइडिया आते हैं, जो ठोस आइडिया होते हैं जिनमें लाभ की संभावना हमें दिखती है, जिनमें रिस्क कम दिखता है, उनको टेस्टिंग के लिए, जांच के लिए स्वीकार करना, उनको स्वीकार करना और जांच के लिए, आगे जांच के लिए प्रस्तुत करना ही फॉर्मुलेशन कहलाता है।
यानी निर्माण का फॉर्मुलेशन निर्माण कहलाता है। एक उद्यमी के मन मस्तिष्क में जो ठोस आइडिया, अमूर्त आइडिया आते हैं, उनमें जो लाभदायक आइडिया होते हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है और एक्सेप्ट करने के बाद उसे टेस्टिंग के विभिन्न स्टेज से गुजारा जाता है। जैसे इकोनॉमिक लेवल पर टेस्टिंग करना, टेक्नोलॉजिकल लेवल पर टेस्टिंग करना, फाइनेंशियल लेवल पर टेस्टिंग करना, मैनेजरियल लेवल पर टेस्टिंग करना, प्रोडक्शन लेवल पर टेस्टिंग करना, मार्केटिंग लेवल पर टेस्टिंग करना। इसको हिंदी में कहेंगे वित्तीय स्तर पर जांच करना, आर्थिक स्तर पर जांच करना, तकनीकी स्तर पर जांच करना, प्रबंधकीय स्तर पर जांच करना, उत्पादन के स्तर पर जांच करना, विपणन का स्तर पर जांच करना। ये सब जांच के लिए भेजना ही फॉर्मुलेशन कहलाता है। ठोस एवं लाभदायक विचार जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है उनको जांच के विभिन्न अवस्थाओं से गुजारना ही फॉर्मुलेशन कहलाता है। ये फॉर्मुलेशन के टॉपिक्स थे। अब अप्रेजल, तो स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट का ही एक पॉइंट था, दूसरा पॉइंट अप्रेजल है। अब आते हैं अप्रेजल। अप्रेजल क्या होता है? फॉर्मुलेशन में आपने देखा है जांच के लिए हमने आगे प्रस्तुत कर दिया। अब प्रोजेक्ट अप्रेजल में जांच किया जाता है। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में हमने ठोस एवं अमूर्त विचारों को जांच के लिए आगे प्रस्तुत किया, स्वीकार किया, जांच के आगे प्रस्तुत किया। अब यहाँ जांच होता है। जो भी ठोस एवं अमूर्त विचार प्रस्तुत किए गए हैं जांच के लिए, उन्हें जांच के विभिन्न अवस्थाओं से गुजारा जाता है। अब जांच के विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे वित्तीय स्तर पर जांच करना, फाइनेंशियल लेवल पर जांच करना, जैसे इकोनॉमिक आर्थिक स्तर पर जांच करना, जैसे आपको इन्वायरमेंटल लेवल वातावरण के स्तर पर जांच करना, तकनीकी स्तर पर टेक्निकल लेवल पर जांच करना, प्रोडक्शन के लेवल पर जांच करना, प्रबंधकीय स्तर पर जांच करना। इन सारे अवस्थाओं से जांच करके और तब उन्हें सेलेक्ट करने का निर्णय लिया जाता है। तो प्रोजेक्ट मूल्यांकन का मतलब भी हुआ कि जो भी ठोस एवं अमूर्त विचार चुने गए हैं, स्वीकार किए गए हैं, उन्हें जांच के विभिन्न अवस्थाओं से गुजारना, मूल्यांकन के विभिन्न अवस्थाओं से गुजारना, और तब जाकर इसके बाद हम सिलेक्शन का डिसीजन सेलेक्ट करते हैं किसी एक आइडिया को। अब आते हैं कि प्रोजेक्ट अप्रेजल के कितने स्टेज होते हैं। तो ये दो स्टेज हैं, क्योंकि 3 स्टेज इसमें है। अप्रेजल बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन। वित्तीय संस्था यानी ये फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल टेस्ट हो गया। इसमें क्या होता है, हमें पता है कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर के अपने रिसोर्स से पूरा नहीं हो सकता है, कंप्लीट नहीं हो सकता है। उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बाज़ार से या वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेने की ज़रूरत पड़नी ही है। अतः जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को वित्तीय संस्थाओं से कर्ज मांगेंगे प्रोजेक्ट के लिए, तो वित्तीय संस्थाएं हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगेंगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के द्वारा वित्तीय संस्थाएं ये जांच करेंगी कि जिस कारोबार के लिए, जिस इंटरप्राइज के लिए, जिस उद्योग के लिए एप्लीकेंट ने अप्लाई किया लोन के लिए, वो कहाँ तक प्रॉफिटेबल है, उसमें लाभ की कितनी संभावनाएं हैं, उसमें रिस्क कितना है, वो लोन लेने वाली संस्था समय पर कर चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी, या वित्तीय संस्था का पैसा डूब सकता है। इन सारी चीज़ों पर टेस्टिंग करती है वित्तीय संस्था। उसके भी एक्सपर्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, वे सबों से राय लेती है वित्तीय संस्था, तब जाकर डिसीजन लिया जाता है कि फाइनेंस किया जाए या नहीं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा फाइनेंशियल अप्रेजल किया जाता है, और फाइनेंशियल अप्रेजल करने के बाद ही फाइनेंस करती है संस्थाएं।
अगर उन्हें लगता है कि इस कारोबार में, इस एंटरप्राइज में, इस उद्योग में रिस्क ज़्यादा है या हो सकता है कि संस्था आगे चलकर फेल कर जाए, लोन का पैसा रिकवर नहीं हो पाए, तो फिर वहाँ वित्तीय संस्थाएं फाइनेंस नहीं करती। दूसरा पॉइंट है अप्रेजल बाय प्रोमोटर्स एंटरप्रेन्योर्स। उद्यमी भी मूल्यांकन करते हैं, टेस्ट करते हैं, यानी जो लोग प्रोमोटर या एंटरप्रेन्योर मतलब जो लोग पैसा लगाएंगे अपना उद्यम में, उद्योग में या एंटरप्राइज में, संस्था में, वे लोग भी इसके अपने स्तर से जांच करते हैं। क्या जांच करते हैं? तो वे लोग यही देखते हैं कि इसमें लाभ की कितनी संभावना है, रिस्क कितना है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो फिर एंटरप्रेन्योर ऐसे कारोबार में धन लगाने से हिचकते हैं। अगर लाभ की संभावना ज़्यादा है तो फिर वैसे कारोबार में के इच्छुक होते हैं धन लगाने के, अपना पैसा लगाने के। प्लस मार्केट की स्थिति क्या रहेगी, क्या उस प्रोडक्ट का अभी मार्केट में सप्लाई डिमांड से कम है, क्या उस प्रोडक्ट का पोटेंशियल कस्टमर और भी कस्टमर बनाए जा सकते हैं, क्या उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों का अप्रेजल करता है, यानी कुल मिलाकर हमारा इसमें धन लगाने की तुलना में कितना रिटर्न मिलेगा हमको, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करता है, जांच करते हैं प्रोमोटर्स, तब जाकर पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। तीसरा है अप्रेजल प्री एंड पोस्ट इन्वेस्टमेंट, निवेश से पूर्व एवं पश्चात मूल्यांकन। किसी भी इंटरप्राइज को में इन्वेस्ट करने से पहले प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के बारे में, व्यवहारिकता के बारे में मूल्यांकन किया जाता है कि यह प्रोजेक्ट कहाँ तक व्यवहारिक है, कहाँ तक लोग इस प्रोडक्ट को या इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम जो बिजनेस करेंगे उसी समाज में, पब्लिक में स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी कितनी होगी, इसकी जांच की जाती है। प्लस इन्वेस्ट करने के लिए पूरा इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, उसका अप्रेजल प्री इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कहलाता है। और पोस्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब ये हुआ कि हमने जब निवेश कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी प्रोजेक्ट को कमेंसमेंट कर दिया, कमेंसमेंट करने के बाद या काम शुरू करने के बाद उसकी जांच की जाती है। काम जब कंप्लीट होता है वहाँ जांच करना कि हमने जो पहले से पॉलिसीज बनाए थे, पहले से जो स्टैंडर्ड तय किए थे, उसके अकॉर्डिंगली काम हुआ है या नहीं, या उससे कहीं ना कहीं काम में वेरिएशन है। इन सब चीज़ों का अप्रेजल करना पोस्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कहलाता है। तो 3 तरह से परियोजना प्रोजेक्ट अप्रेजल के स्टेज हैं, 3 हैं। अब इसका आगे का क्लास हम लोग कर लेंगे।